हर दिन सूरज समंदर से निकलता था और उसी में डूब जाता था। लेकिन उस गांव में सूरज से ज्यादा नमक था और उम्मीद से ज्यादा खामोशी। उस गांव का नाम किसी नक्शे में छोटा सा लिखा था, लेकिन वहां की जिंदगी हर दिन बड़ी होती जा रही थी, बड़ी तकलीफों से। गली के आखिरी छोर पर एक मिट्टी का घर था। दीवारें झुकी हुई थीं, मगर उसके अंदर जो रीढ़ थी वो सीधी थी। वहां एक औरत रहती थी, अकेली, लेकिन टूटी नहीं थी। उसका बेटा फरीद 17 साल का था। उम्र से पहले बड़ा हुआ और हालातों ने बचपन उससे बहुत पहले छीन लिया था। उसकी आंखों में कोई सपने नहीं थे, सिर्फ गिनती थी, रोटियों की, फीस की, महीनों की। वो सुबह सबसे पहले उठता, पानी भरता, लकड़ी की नावों पर तारकोल लगाता, फिर बाजार जाकर बोरे ढोता। और रात को जब बाकी सब सो जाते, तब वो माँ के पास बैठकर उसकी उंगलियां दबाता, जिनसे दिन भर सुई चली थी। उसके 2 छोटे भाई बहन, नूर और सलीम, अब किताबों से ज्यादा माँ के चेहरे को पढ़ते थे। और वो चेहरा रोज कुछ नया कहता था, कभी चिंता, कभी थकान, कभी कुछ नहीं। फरीद जब समंदर की तरफ देखता, उसे कोई रोशनी नहीं दिखती थी, सिर्फ एक रास्ता दिखता था जो उसे उस मिट्टी के घर से कहीं दूर ले जा सकता था, या शायद उस मिट्टी को ही बचा सकता था। एक रात माँ ने पूछा, कभी डर नहीं लगता तुझे वहां जाने से? फरीद ने सिर झुका लिया। डर तो यहां भी है अम्मी, लेकिन वहां शायद कोई रास्ता है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस एक पुराना सिक्का निकाला, पीतल का, जंग खाया हुआ, और उसकी हथेली में रख दिया। तेरे अब्बू का है, जब कोई जवाब ना मिले इसे देख लेना। अगली सुबह बिना कुछ कहे, बिना किसी को जगाए, वो अपने पुराने चप्पल पहनकर निकल पड़ा। माँ दरवाजे पर थी, मगर कुछ बोली नहीं, बस देखती रही, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। बंदरगाह जिंदा था, सैकड़ों लोग, सामान, आवाजें, मगर फरीद सबके बीच खामोश खड़ा रहा। वहां एक जहाज था, बूढ़ा लेकिन अब भी समंदर से आंख मिलाने वाला, लकड़ी का बना, ऊंची पतवार वाला और धुएं में ढका हुआ। नाम किसी को ठीक से पता नहीं था, लेकिन कुछ लोग उसे नूरे हिंद कहते थे। फरीद ने काम मांगा, मना कर दिया गया। फिर उसने 2 बार और पूछा, फिर 3 बार। आखिर में एक बुजुर्ग नाविक ने कहा, सिर्फ पानी भरना, डेक साफ करना और जो कहा जाए वही करना, काम कम, खामोशी ज्यादा। फरीद ने सिर हिला दिया। शाम को जहाज ने सीटी दी, रस्सियां खिंची, लंगर उठा और समंदर ने अपना मुंह खोल दिया। फरीद आखिरी बार मुड़ा। वो गांव अब एक धुंधला धब्बा लग रहा था, जैसे किसी ने दिल के नक्शे पर उंगली से मिटाने की कोशिश की हो। उसकी जेब में अब भी वही सिक्का था। उसने उसे निकाला, देखा और फिर मुट्ठी में कसकर बंद कर लिया। उसने पहली बार महसूस किया, समंदर की एक गीली हथेली उसके चेहरे को छू रही है। शायद स्वागत था, या इम्तिहान की पहली दस्तक। रात का अंधेरा अब पूरी तरह जहाज पर छा चुका था। चारों तरफ पानी ही पानी था और ऊपर टिमटिमाते तारे, जैसे आसमान खुद रास्ता दिखा रहा हो। जहाज के डेक पर फरीद अकेला बैठा था। बालों में नम हवा उलझ रही थी। बाकी सब नाविक या तो नीचे अपने कंबलों में थे या ड्यूटी पर। किसी को उसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस एक और मजदूर था, जिसे कोई नाम से नहीं, काम से पहचानता था। पहली रात उसने लकड़ी के एक कोने में सोने की कोशिश की। लहरों की हिचकोले उसे झुला नहीं रही थीं, बल्कि झकझोर रही थीं। जहाज की हर आवाज, रस्सियों की चरमराहट, लोहा खड़कने की गूंज उसके भीतर तक उतरती थी। सुबह उसकी नींद एक चिल्लाहट से टूटी। कोई नाविक फिसल गया था और बाकी लोग दौड़कर उसे पकड़ने गए। वहां खड़ा देखकर एक ने फरीद की तरफ इशारा किया, तू यहां खड़ा क्या देख रहा है? जा बाल्टियां भर के ला। फरीद ने जवाब नहीं दिया। वो दौड़ पड़ा। सारा दिन वो काम करता रहा, कभी गंदा पानी निकालना, कभी जाल समेटना, कभी खाली बोरे टांगना। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन हर बात सुनता था। नाविकों की कहानियां, अफ्रीका के बाजार, तूफानों की रातें और वो लहरें जो पूरे जहाज को निगल सकती थीं। एक शाम को बूढ़ा नाविक, वही जिसने उसे काम पर रखा था, उसके पास बैठा। पहली बार समंदर में आया है ना? फरीद ने सिर हिलाया।
समंदर बड़ा बेरहम है, जिसे प्यार करता है सबसे पहले उसी को आजमाता है। फरीद ने पूछा, और जो आजमाइश में पास हो जाए तो उसे वापस नहीं भेजता, फिर उसे ही अपना हिस्सा बना लेता है। उसने धीरे से फरीद की ओर देखा। तू क्या खोज रहा है यहाँ? फरीद ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला, घर का चूल्हा, और शायद एक दिन मां की थकान का जवाब। बूढ़ा नाविक चुप हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। उस रात समंदर एकदम शांत था। फरीद पहली बार सो पाया, बिना कांपते हुए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खामोशी एक तूफान से पहले की थी। छठे दिन मौसम बदला। आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे, लहरें ऊंची होने लगी, हवा ने अपना रुख बदल लिया। नाविकों की आंखों में घबराहट तैरने लगी। कोई कह रहा था, ये उसी दिशा का तूफान है जो 3 साल पहले शफक जहाज को निगल गया था। और उस शाम, जब सूरज ढलते वक्त भी दिख नहीं रहा था, जहाज ने पहली बार खुद हिलना शुरू किया। फरीद डेक पर था, रस्सियों को थामे हुए। उसकी हथेली जल चुकी थी, पैर डगमगा रहे थे, लेकिन उसकी मुट्ठी अब भी सिक्के को थामे हुए थी। तूफान आने से पहले कोई अलार्म नहीं बजता, बस समंदर एक पल में इंसान से कह देता है, अब तू अकेला है। फरीद को तब समझ आया कि अब कोई किनारा नहीं बचा। जहाज अब समंदर के रहमो करम पर था। लहरें चिल्ला रही थीं, हवा सीटी नहीं, गुर्राहट बन गई थी। वो पतवारें जो कभी दिशा दिखाती थीं, अब टूटकर झूल रही थीं। रस्सियां बेतहाशा फड़क रही थीं, जैसे समंदर से लड़ने की कोशिश कर रही हों। जहाज के ऊपर बिजली कड़कती और हर बार फरीद की आंखों में सफेद चमक उतरती, डर की तरह नहीं, चेतावनी की तरह। कोई कुछ चिल्ला रहा था, कोई अपने सामान समेट रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई बस रो रहा था। फरीद ने एक खंभे से खुद को बांध लिया, ठीक वैसे जैसे उसने गांव में एक बार एक बकरी को आंधी से बचाने के लिए खूंटे से बांधा था। फर्क बस इतना था, अब वो बकरी नहीं था, अब वो खुद बंधा था, एक अनदेखे डर से और एक अनसुने पुकार से। एक तेज लहर जहाज से टकराई, इतनी जोर से कि पूरा जहाज एक ओर झुक गया। चीखें उठीं। कई नाविक समंदर में गिर चुके थे, कुछ रस्सियों से लटक रहे थे, कुछ डूब चुके थे। फरीद की पकड़ ढीली पड़ रही थी, हाथ छिल गए थे, मुंह से खून बह रहा था, आंखें बंद कर ली थीं, जैसे अब देखना नहीं चाहता था। और तभी एक आखिरी झटका, और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। बहुत देर बाद हल्की हल्की ठंडी हवा चेहरे पर लगी। फरीद की आंखें धीरे धीरे खुली। हर तरफ सिर्फ पानी था, कहीं कोई आवाज नहीं। वो एक टूटी हुई छोटी नाव के अंदर था, वही लाइफ बोट जिसे जहाज पर सबसे आखिर में इस्तेमाल किया जाता था। उसके चारों तरफ समंदर, ऊपर नीला आसमान और नीचे अंतहीन गहराई। कुछ सामान बहकर नाव में आ गया था, एक रस्सी, आधी बोतल पानी, एक लकड़ी का टुकड़ा और एक पुरानी सफेद चादर। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, सिक्का अब भी था। उसने उसे देखा, बहुत देर तक। कोई आहट नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं, कोई रास्ता नहीं। फरीद जिंदा था, मगर अब सिर्फ अपने लिए नहीं, अब उसे उस वादे के लिए जिंदा रहना था जो उसने अपनी मां की आंखों में देखा था। 16 साल का लड़का टूटी नाव में समंदर के बीचों बीच, और उसके पास सिर्फ एक चीज थी, जिंदा रहने की जिद। चारों तरफ सिर्फ समंदर था, कोई किनारा नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई इंसानी आवाज नहीं। एक दिन पहले जहां शोर था, हलचल थी, जिंदगी थी, वहां अब बस लहरों की लोरी थी और अकेलापन। पेट में खामोश दर्द था, भूख ने अब तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब वो चीखने लगी थी। होंठ सूख गए थे, जीभ नमक से चिपकी हुई। उसने आधी पानी की बोतल को देखा, कांपते हाथों से ढक्कन खोला, हल्का सा घूंट पिया और वापस बंद कर दी, जैसे हर बूंद को बचाना अब सांसों से ज्यादा जरूरी हो गया हो। दिन चढ़ता गया, सूरज आग बनकर सिर के ऊपर टिक गया। फरीद नाव के तले में पड़ा रहा, आंखें बंद, सांसें धीमी, लेकिन दिमाग तेज। वो गिन रहा था, लहरें, सांसें, पल और जिंदगी। दूसरे दिन तक उसकी आवाज बंद हो चुकी थी।
वो खुद से भी नहीं बोल रहा था अब। तीसरे दिन एक पक्षी उसके ऊपर से गुजरा, सफेद, छोटा, लेकिन उम्मीद जैसा। उसने हाथ उठाया मगर पक्षी उड़ गया। उसने सोचा, जहां पक्षी हैं वहां जमीन होगी, शायद। उसने नाव को उस दिशा में घुमाने की कोशिश की, लेकिन हवा बेदर्द थी। समंदर उसे अपनी ही मर्जी से बहा रहा था। चौथे दिन उसने एक लकड़ी का छोटा डंडा उठाया और नाव की दीवार पर लकीरें खींचनी शुरू कर दी। पहली लकीर, पहला दिन। फिर दूसरी। हर लकीर एक लड़ाई की निशानी थी। पांचवें दिन उसने चादर को नाव की ऊंचाई पर बांधकर एक झंडे की तरह टांग दिया ताकि कोई उसे दूर से देख सके। छठे दिन उसकी आवाज वापस आई, टूटी, भर्राई, लेकिन लौटी। कोई है? उसने हवा से पूछा, लेकिन हवा को जवाब देना नहीं आता। सातवें दिन उसने सिक्का निकाला, वही जो मां ने दिया था। उसे हथेली में लिया। बहुत देर तक देखता रहा। कितनी दुआ है इसमें, उसने खुद से पूछा। उस रात आसमान खुला, तारे दिखे। उसने नाव की एक तरफ लेटकर आसमान देखा और पहली बार मुस्कराया। अब्बू, तुम भी यही आसमान देखते थे ना? मां कहती थी, तुम समंदर से लड़ गए थे। मैं भी लड़ रहा हूं, लेकिन मेरा हाथ बहुत छोटा है। आठवें दिन नाव हिचकोली लेने लगी। पानी अंदर आने लगा। फरीद ने रस्सी से नाव को कसकर बांधना शुरू किया, अपने शरीर से, अपने आंसुओं से और अपनी जिद से। नौवें दिन उसकी आंखों के नीचे गड्ढे थे, होठों पर छाले। पानी खत्म हो गया था। लेकिन 10वें दिन बारिश हुई। वो नाव में झुककर बैठ गया, मुंह आसमान की ओर, जैसे समंदर ने उस पर तरस खा लिया हो। उसने मुंह से बूंदें पी, हथेलियों से इकट्ठा की और चुपचाप मुस्कुराया। 11वें दिन दूर कहीं एक धुंधली परछाई दिखी, शायद कोई जहाज, शायद बस एक वहम। उसने चादर लहराई बहुत देर तक, लेकिन जहाज दूर ही निकल गया। 12वें दिन उसने चादर को सिर से ढक लिया। अब वो सूरज से थक गया था। 13वें दिन उसकी आंखें हर तरफ कुछ खोज रही थीं, पर अब कुछ भी नजरों के लिए नया नहीं था। उसने नाव के एक कोने में अपनी मां की शक्ल बनाई, लकड़ी से खरोंच कर। उससे बात करता रहा। मां, भूख लग रही है। तू कहती थी ना, सह ले बेटा, सब सही हो जाएगा। क्या अब भी वही कहोगी? 14वें दिन उसके कानों में कोई आवाज गूंजी। किसी ने उसका नाम पुकारा था, फरीद। उसने चौंक कर देखा। नाव डगमगा गई, कुछ नहीं था। फिर भी उसने आंखें बंद कर लीं और जवाब दिया, मैं यहां हूं। 15वें दिन सुबह वो आवाज फिर आई, पर इस बार हकीकत में। दूर एक छोटी नाव आ रही थी, उसमें 2 मछुआरे थे। उसके झंडे को देख लिया गया था। उन्होंने उसे खींचकर अपनी नाव में चढ़ाया। फरीद बेहोश हो गया। सिक्का अब भी उसकी मुट्ठी में बंद था। 15 दिन समंदर के बीच जिंदा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लौटना था, क्योंकि उसने वादा किया था मां की थकान का जवाब लाना है। उसकी आंखें खुली तो सामने नीला नहीं, धुंधला सफेद दिखाई दे रहा था। गालों पर कोई ठंडा कपड़ा रख रहा था। आवाजें भी थीं, असली इंसानी आवाजें। कोई उसे नाम से नहीं पुकार रहा था, लेकिन अब किसी के हाथ उसे छू रहे थे। सचमुच वो बुरी तरह कांप रहा था, जैसे शरीर अब तक यकीन नहीं कर पा रहा हो कि मौत पीछे छूट चुकी है। 2 मछुआरे उसे पास के एक तटीय गांव में लेकर आए थे। एक छोटी सी झोपड़ी में रखा गया। वहां एक बूढ़ी औरत ने उसे खिचड़ी के 2 चम्मच खिलाए और चुपचाप उसके पैर दबाने लगी। जब उसे होश आया तो सबसे पहला सवाल उसके होठों पर फिसला, यहां से धवलपुर कितनी दूर है? बूढ़ी औरत ने कहा, 3 दिन का रास्ता है, अगर पैर साथ दें। फरीद ने हां में सिर हिलाया। अब उसे रुकना नहीं था। अगले दिन सुबह वो एक लकड़ी की लाठी के सहारे चल पड़ा। रास्ते में कई गांव आए। कुछ चेहरों ने उसे देखा, कुछ ने नजरें फेर ली।
लेकिन फरीद बस चलता रहा। हर रात जब वो पेड़ के नीचे सोता तो माँ की आवाज़ उसके कानों में आती, तेरा रास्ता देखती रहूंगी जब तक सांस चलेगी। तीसरे दिन सूरज ढलने से ठीक पहले उसे वो पगडंडी दिखी जो उसके गांव की ओर जाती थी। हर कदम भारी था, लेकिन दिल हर कदम के साथ तेज होता जा रहा था। और फिर मिट्टी का वही घर, वही टूटी दीवारें, वही बांस की छत। वो एक पल के लिए रुका, सांस थामी। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरवाजा धकेला, चरमराहट हुई। मां चूल्हे के पास बैठी थी, आंखें बंद और होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। शायद कोई पुरानी दुआ दोहरा रही थी, जैसे अब भी इंतजार में हो। फरीद ने आवाज नहीं दी, बस जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से उसका हाथ छू लिया। मां की आंखें खुली। वो कुछ पल फटी फटी सी देखती रही, फिर जैसे पूरी दुनिया उसके भीतर टूट पड़ी हो। फरीद कुछ नहीं बोला, बस उसकी गोद में सिर रख दिया। मैं आ गया मां, अब कभी कहीं नहीं जाऊंगा। मां का हाथ उसके बालों में फिरने लगा और आंसू बहते रहे, जो 15 दिन की धूप, नमक और तूफान भी सूखा नहीं सके थे। सलीम दौड़ कर आया। नूर दरवाजे पर खड़ी थी, पांव कांप रहे थे। पूरा घर भर गया था, सिर्फ एक बेटे के लौट आने से। और उस रात मां ने पहली बार अपनी सिलाई मशीन पर कपड़ा नहीं चढ़ाया। उसने सिरहाने एक सिक्का रखा और अपने बेटे के पास बैठकर सारी रात जागती रही। कभी रोती रही, कभी मुस्कुराती रही, क्योंकि वो जानती थी समंदर सब कुछ ले गया था, लेकिन उसका बेटा वापस लहर बनकर लौटा था। मैं जानता हूं, सुबह सुबह की दौड़, ट्रैफिक की आवाजें, ऑफिस की मीटिंग्स और रोज वही जिम्मेदारियां, सब कुछ इतना जरूरी लगता है कि हम भूल जाते हैं कि हम किसके लिए जी रहे हैं। फिर एक दिन घर लौटते हो और एहसास होता है बच्चे अब बड़े हो गए हैं, माँ अब ज्यादा चुप रहने लगी है और तुम्हारे सबसे अपने लोग बस किसी छुट्टी के इंतजार में हैं तुमसे मिलने के लिए। मैं आकिब हूं और मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूं, जिंदगी कमाओ, सिर्फ अब पैसे नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक बार खुद से मिलिए और फिर किसी अपने को गले लगाइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अपनी सबसे प्यारी याद के साथ और सब्सक्राइब करिए ताकि जब अगली कहानी आए आप फिर से खुद से मिल सकें।